गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हम लोगों ने यानी जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट देखा था। ओके, तो उसका जो फॉर्मूला आया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ओके, ड्यू टू अ चार्ज क्यू। अब यहाँ पे मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, जो चार्ज क्यू है इट इज ओके प्लेस्ड इन वॉट वैक्यूम, तो हम लोग बोलेंगे इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन इज गोइंग टू बी क्यू अपॉन आर। ओके, यानी यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि एक चार्ज क्यू है, लेट अस से पॉजिटिव चार्ज क्यू है, तो एट अ डिस्टेंस आर, लेट अस से ये एक पॉइंट लिया हम लोगों ने, तो एट अ डिस्टेंस आर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, और हम लोग बोलते हैं वी इज व्हाट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट अस से ये पॉइंट जो है उसको मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको मैं बी बोलता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, उसको मैं बोलूँगा वी ए, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ओके, ये वाला जो डिस्टेंस है, ओके, फ्रॉम द चार्ज टू पॉइंट ए उसको मैं आर ए बोल देता हूँ, एंड फ्रॉम द चार्ज टू पॉइंट बी, तो ये जो डिस्टेंस है दिस वन, इसको मैं आर बी बोल देता हूँ, ठीक है। तो वी बी का, पहले वी ए का वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं। वी ए का वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर ए। वी बी का जो वैल्यू रहेगा, ओके, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर बी। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, इसको मैंने बोल दिया दिस इज योर इक्वेशन वन एंड दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ओके, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो उसको मैं पॉइंट चार्ज बोल देता हूँ। इट इज़ अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, तो अगर मैं इसको पॉइंट बी पे लेके आऊँगा, तो जो प्लस क्यू चार्ज है वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। पॉइंट ए पे भी लेके आऊँगा तो भी रिपेल करेगा, लेकिन पॉइंट ए पे जो उसका रिपल्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। उसका कारण क्या हम लोग बोलेंगे, तो पॉइंट ए पे जो फील्ड है, कौन सा फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओके प्लस क्यू, वो क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले मैं ऐसा बोलूँगा कि वर्क डन ऑन द चार्ज क्यू नॉट। ओके, तो हम लोग बोलते हैं वर्क डन का डेफिनेशन क्या है। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, यस, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कल हम लोगों ने क्या देखा, उसका भी डेफिनेशन कुछ ऐसा ही है, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब जो यूनिट चार्ज है उसको क्यू नॉट बोल रहे हैं, लेकिन ये वर्क डन क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। ओके, जो भी है उसको इनिशियली मैं पी बोल देता हूँ। तो अगर मैं ऐसा बोलूँगा मुझे वी बी निकालना है, ओके, तो वी बी क्या रहने वाला है, मैं बोलूँगा वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी अपॉन क्यू नॉट। तो कैन आई से, जो मैं बोलूँगा डब्ल्यू इन्फिनिटी टू बी विल बी इक्वल टू वॉट, वी बी इंटू क्यू नॉट। इसको मैं बोल दूंगा दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली मैं बोलूँगा वर्क डन to bring the charge from infinity to point A, it will be VA into Q नॉट। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, सो इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। और हम लोग बोलेंगे वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, दैट विल बी इक्वल टू वॉट, पॉइंट बी पे हम लोग बोलेंगे कम एनर्जी लगेगी हमें चार्ज क्यू नॉट को लेके आने के लिए, ठीक है, एंड पॉइंट ए पे हम लोग को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट ए पे क्या है, रिपल्शन ज़्यादा है। तो बी से लेके ए पे, ओके, अगर आपको चार्ज को लेके आना है तो हम लोग बोलेंगे दैट विल बी व्हाट, ओके, वी आर गोइंग टू से दैट इज गोइंग टू बी डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। ये आपको लॉजिक आया क्या समझ में? ओके, देखो एकदम सिंपल बात है। ऐसा इमेजिन करो कि मैं पॉइंट बी पे लेके आ रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो क्यू नॉट को यहाँ पे कंसीडर कर लो, यानी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर आप पॉइंट बी पे लेके आते हो तो आपको कितना वर्क करना पड़ता है, ओके, आपको जो वर्क करना पड़ता है दैट इज डब्ल्यू बी, ठीक है। पॉइंट ए पे लेके आते हो, ठीक है, तो टोटल वर्क कितना करना पड़ता है, दैट इज डब्ल्यू ए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगा कि अगर आपको बी टू ए लेके आना है, देखो अभी ये कौन सा वर्क है, टू ब्रिंग द चार्ज, ओके, अगेंस्ट द रिपल्शन ऑफ द फील्ड, ओके, यस।
तो ऐसे इसमें हम लोग बोलेंगे टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए दैट विल बी इक्वल टू वॉट, तो मैं बोलूँगा बी टू ए विच इज गोइंग टू बी डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। इसका लॉजिक ऐसा है कि अगर मैं पॉइंट बी पे लेके आ रहा हूँ तो मुझे 20 जूल ओके एनर्जी स्पेंड करनी पड़ रही है या वर्क करना पड़ रहा है। पॉइंट ए पे लेके आ रहा हूँ तो मुझे 50 जूल स्पेंड करना पड़ रहा है। तो अगर मैं ऐसा बोलूँगा पॉइंट बी से पॉइंट ए लेके आना है, तो पॉइंट बी तक लेके आने के लिए मुझे कितना स्पेंड किया मैंने, 20 जूल, और एडिशनल कितना करना पड़ेगा, 30 जूल। ओके, तो पॉइंट ए पे टोटल जो वर्क किया मैंने लेके आने के लिए दैट विल बी 20 प्लस एडिशनल 30। तो बी टू ए कितना हुआ, तो हम लोग बोलेंगे दैट विल बी डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। ये क्लियर है? तो इसको मैं कैसे बोलता हूँ, डब्ल्यू बी टू ए विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। ओके, डिवाइडिंग ओके बोथ साइड बाय चार्ज क्यू नॉट, तो ये हो जाएगा इज गोइंग टू बी अपॉन क्यू नॉट, ये भी अपॉन क्यू नॉट, एंड दिस विल बी ऑल्सो अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब ये जो डब्ल्यू बी टू ए जो है वो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज बेसिकली व्हाट, तो हम लोग बोलेंगे इट इज गोइंग टू बी डब्ल्यू बी टू ए पर यूनिट क्यू नॉट। ओके, दैट इज गोइंग टू बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके, यस, तो इसको मैं फिलहाल वी ए बी बोल देता हूँ। क्यों, तो ये ऐसा होने वाला है, इज गोइंग टू बी वी ए माइनस वी बी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वी ए बी क्यों बोल रहा हूँ, वी बी ए क्यों नहीं बोल रहा हूँ, इसमें कॉमन सेंस ऐसा है कि पॉइंट ए जो है वो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज एट हायर पोटेंशियल एज कम्पेयर टू वॉट पॉइंट बी। लेकिन ये जो वर्क है, ये जो वी ए बी हम लोगों ने लिखा हुआ है, ओके, इसमें जो वर्क कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं, और वो हम लोग किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, सिस्टम के अगेंस्ट कर रहे हैं। सिस्टम यानी क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो इसका उल्टा क्या होगा फिर, तो मैं ऐसा बोलूँगा, अगर मैं ये जो क्यू नॉट है उसको पॉइंट ए पे रख देता हूँ, ओके, अब इसका देखो उल्टा भी एक कंसेप्ट आता है और वो भी सेम आंसर देगा। तो अभी जो वर्क करेगा वो कौन करेगा, हम नहीं करने वाले, हमने उसको ला के रख दिया। अब जब हमने उसको यहाँ पे ला के रख दिया, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। ओके, उसको रिपेल करेगा और पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे वर्क डन बाय द फील्ड, ओके, दैट विल बी टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। ओके, तो वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज यानी कौन सा चार्ज, तो हम लोग बोल रहे हैं क्यू नॉट, दैट इज नथिंग बट वॉट वी ए बी, जो हम लोगों ने लोअर क्लासेस में भी डेफिनेशन सीखा है। तो अभी आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का समझ में आया। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो वॉट, इट इज अ टाइप ऑफ वॉट पोटेंशियल डिफरेंस होती है। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसिडर करता हूँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, अगर मैं वी ए बोलता हूँ तो वी ए का मतलब क्या है, इट इज वी ए माइनस वी इंफिनिटी। जैसे वी ए बी है, वी ए बी क्या है, इट इज वी ए माइनस वी बी। तो सिर्फ वी ए अगर मैं बोल रहा हूँ तो वी ए का मतलब क्या है, वी ए माइनस वी इंफिनिटी। यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में बोल सकते हैं। ओके, उसको कैसे बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट, ओके, माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी, क्योंकि इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या है, इट इज जीरो। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ओके, तो दिस इज बेसिकली व्हाट मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोगों ने लोअर क्लासेस में देखा है उसको रिलेट करने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं, दैट इज सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग क्या बोलेंगे इमेजिन करते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये आपका है 0,0,0। ठीक है, फिलहाल बस इतना ध्यान में रखो। अब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें आप Q1 को लेके आ रहे हो। ठीक है, अब जब आप इसको Q1 को लेके आ रहे हो, Q1 क्या है, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। जब आप Q1 को लेके आ रहे हो तो Q1 को कोई भी दूसरे चार्ज का, ओके, हम लोग बोलेंगे रिपल्शन फेस नहीं करना पड़ेगा। क्यों, तो यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है ही नहीं, तो कोई दूसरा चार्ज है ही नहीं तो उसको कोई अपोज नहीं करेगा। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियली Q1 को जब मैं इन्फिनिटी से एट अ गिवन पॉइंट लेके आता हूँ, ओके, लेट अस से दैट पॉइंट इज व्हाट, उसको मैं बोलूँगा दैट इज पॉइंट 1। ये क्लियर है? ओके, अब ऐसे केस में मैं बोलूँगा पॉइंट 1 का, अगर मैं इसको मैं थोड़ा
अच्छे से बना लेता हूँ। पॉइंट 1 का मैं पोजीशन वेक्टर जो कंसिडर करूँगा कुछ इस तरह से रहेगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज वेक्टर R1। ये क्लियर है? तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ओरिजिन। ओके, सिमिलरली जो पॉइंट 2 है उसके ऊपर मैं क्या लेके आता हूँ, Q2 लेके आता हूँ। ये आपको आ रहा है समझ में? अब Q2 जो है तो वो हम लोगों ने कहाँ पे रखा हुआ है, एट पॉइंट 2 रखा हुआ है। तो पॉइंट 2 का भी जो पोजीशन वेक्टर है वो लेके आना क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एरो नहीं दिखा रहा हूँ मैं, एरो भी दिखा लेते हैं हम लोग। तो ये पहला पोजीशन वेक्टर है, ये दूसरा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और मैं बोलूंगा Q1 एंड Q2 के बीच में जो डिस्टेंस होने वाला है, ओके, तो आप उसको एक तो R12 बोल सकते हो या R21 बोल सकते हो। ओके, अब मैं आपको क्या है, इसको सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ। तो इसको हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? ओके, मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं सिर्फ Q1 को लेके आया था तो Q1 को तो कोई रिपल्शन नहीं हुआ। ओके, अब Q1 ने क्या किया, खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया ये स्पेस में। ओके, यस, क्योंकि वो पहले से आया हुआ है, उसने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर लिया। अब जब मैं Q2 को लेके आता हूँ यहाँ पे, ओके, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, Q2 इज ऑल्सो वॉट, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। तो उसको Q1 की तरफ से क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये आपको आ रहा है ध्यान में? तो जब उसको Q1 की तरफ से रिपल्शन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, ध्यान से सुनना है, work done in bringing charge Q2 from infinity to this point, okay, will be given by what, okay, तो आपको यहाँ पे Q1 का पोटेंशियल निकालना है। ओके, बेसिकली हम लोग बोलेंगे दिस वर्क डन will be equal to electric potential by electric field। अब कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। ओके, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 Q1, ओके, इनटू आप कौन सा चार्ज लेके आ रहे हो। ओके, तो जो चार्ज को लेके आ रहे हो तो आपका चार्ज यहाँ पे लिखना है, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, Q2। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ओके, द चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, ओके, इन द गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे ये जो वर्क डन रहेगा, मैं बोलूंगा दैट विल बी टू ब्रिंग Q1 एंड Q2 टुगेदर एंड सच दैट Q1 एंड Q2 आर गोइंग टू बी एट डिस्टेंस R12। ओके, तो अभी इनके बीच में का डिस्टेंस क्या है, R12, यानी Q1 से ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो R12। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो पॉइंट पे क्या रहने वाला है, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, जिसका फील्ड है, ओके, उसका चार्ज आएगा, दैट विल बी Q1 अपॉन दिस विल बी व्हाट, R12 इनटू जो चार्ज को लेके आ रहे हैं, दैट विल बी व्हाट, Q2। तो W12 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। एंड सिंस वर्क इज द, ओके, स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई वेक्टर फॉर्म नहीं आने वाला है। ओके, दिस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके, विच इज स्टोर्ड बिटवीन व्हाट, बिटवीन, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी stored in the system when Q1 and Q2 are brought to their respective positions। ओके, इसको हम लोग P12 भी बोल सकते हैं, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये स्पेस में एक तीसरा चार्ज लेके आ रहे हैं। ओके, वो जो तीसरा चार्ज रहेगा उसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। लेट अस से ये जो तीसरा चार्ज है इसको हम लोगों ने बोल दिया दिस इज योर Q3। ओके, और इसको आप ऐसे बोल सकते हो दिस इज योर पॉइंट 3। तो अगेन यहाँ पे मैं पहले पोजीशन वेक्टर दिखा देता हूँ लाइक दिस। तो पॉइंट 3 का पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जब Q3 को हम लोग पॉइंट 3 पे लेके आते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, ओके, तो उसको दो अलग अलग चार्जेस से क्या होगा, रिपल्शन होगा। Q1 से भी होगा एंड Q2 से भी होगा। तो जैसे हम लोगों ने W12 का फॉर्मूला लिखा था, ओके, वैसे ही अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो Q3 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और उसको, ओके, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट 3 लेके आने के लिए हम लोगों को एक वर्क करना पड़ेगा, दैट विल बी व्हाट। तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट अस से इट विल बी W13, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, इनटू किसका फील्ड है, तो Q1 का फील्ड है। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे दिस विल बी R13। ओके, R13 या R31,
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, इनटू द चार्ज विच इज ब्रॉट, दैट इज व्हाट Q3. ओके, यस. तो ये हो गया आपका क्या, दिस इज गोइंग टू बी पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन, ओके, या फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी व्हेन Q1 एंड Q3 आर स्टोर्ड टुगेदर. ओके, यस, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड. सिमिलरली मैं बोलूंगा कि Q3 जो है उसको चार्ज Q2 से भी क्या होगा, रिपल्शन होगा. तो मैं बोलूंगा W23 जो रहेगा दैट विल बी 1/4πε. ओके, अब कौन से चार्ज को लेके आ रहे हो आप, Q3 को, और किससे रिपल्शन होने वाला है, सेकेंड चार्ज से. तो ये जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी R23 इनटू दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, Q2. ओके, इसको मैं बोल देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी potential energy stored when 2 and 3, okay, या चार्ज Q2 and Q3 are stored together. okay, yes. तो आई होप आपको ये समझ में आया. तो मैं ऐसा बोलूंगा ओवरऑल जो सिस्टम में टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ओके, दैट विल बी वर्क डन टू ब्रिंग ऑल दीज चार्जेस टुगेदर, दैट विल बी इक्वल टू, अब ये जो है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, ठीक है, चाहिए तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, दिस इज योर टोटल, ओके, पोटेंशियल एनर्जी या टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विच विल बी इक्वल टू W12 प्लस W13 प्लस W23. ओके, सब में से एक कॉमन पैरामीटर आएगा दैट विल बी 1/4πε0. अगर कोई दूसरा मीडियम रहेगा तो सिर्फ एप्सिलॉन रहेगा, या फिर ε0 इंटू के भी रहेगा, ठीक है, इनटू ब्रैकेट. तो हमारे पास क्या रहेगा बाकी, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 या Q3 Q2 अपॉन R23. आई होप आपको ये समझ में आया. इसके ऊपर सीईटी में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए जो 11th का जो भी बेसिक था, ओके, वो मैंने आपको अभी पूरा क्या कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया. अब इसमें एक और छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर लेता हूँ. तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो हम लोग बोलेंगे लेट अस से एक चार्ज है, ओके, दैट इज प्लस Q, और एक चार्ज है, ओके, दैट इज माइनस Q. ओके, एक काम करते हैं, ये जो प्लस Q है तो मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ. प्लस Q को मैं ऊपर लिख देता हूँ, दिस इज आर प्लस Q, और कुछ डिस्टेंस पे एक चार्ज है, ओके, विल से इट इज व्हाट, माइनस Q. तो ये जो दो चार्जेस है दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस. ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है उनके सेंटर्स के बीच में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट इक्वल टू, वी आर गोइंग टू से ट्वाइस L. ओके, तो इसको हम लोग L भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग सेंटर से ये डिस्टेंस मेजर करते हैं. तो सेंटर से प्लस Q का डिस्टेंस L है, और सेंटर से माइनस Q का डिस्टेंस हम लोग L लेते हैं. तो L प्लस L कितना हो जाता है, 12 हो जाता है. ये क्लियर है. अब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो दोनों चार्जेस है इसको हम लोगों ने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है. ओके, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो मैं फील्ड है मैं कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये उसके लाइंस ऑफ फोर्स है. नॉर्मली लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग बेसिकली क्या दिखाते हैं, सॉलिड दिखाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हमने डॉटेड दिखाया. ठीक है, अब जो लाइंस ऑफ फोर्स है तो हम लोग बोलते हैं वो पॉजिटिव, ओके, साइड से स्टार्ट होती है, और नेगेटिव साइड या नेगेटिव सरफेस पे क्या होती है, एंड होती है. तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव सरफेस है तो ये वाला जो चार्ज है इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ रिपल्शन. ओके, तो इसको मैं बोलूंगा दिस विल बी F Q+. ठीक है, और ये वाला जो चार्ज है इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ, ओके, अट्रैक्शन. इसको मैं बोलूंगा F Q-. ठीक है, अब बेसिकली F Q+ एंड F Q-. ओके, तो इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बोलेंगे लेट द फील्ड बी, ओके, तो मैं बोलूंगा दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी वेक्टर E. ये आपको आ रहा है समझ में. तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा
वेक्टर एफ क्यू प्लस दैट विल बी इक्वल टू वॉट, हम लोग बोलेंगे इट विल बी जो चार्ज है प्लस क्यू एंड इट इज प्लेस्ड इन वॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई। तो बेसिकली इसका जो डेफिनेशन है वो किससे आता है, हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। ओके, तो आप ये समझ लो कि अगर मैं ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालता हूँ तो कैसे निकालूंगा, अगर यहाँ पे मैं प्लस क्यू चार्ज लेके आता हूँ तो जो प्लस क्यू चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है दैट फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। वो एफ क्या हो जाएगा, तो इट विल बी क्यू इंटू ई। तो एफ क्यू प्लस क्या लिखा है हम लोगों ने, प्लस क्यू इंटू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ओके, या द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड बोलने से अच्छा मैं बोलूंगा ओके अभी मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो मैं ऐसा लिखूंगा वेक्टर एफ क्यू प्लस विल बी इक्वल टू क्यू डॉट ओके वेक्टर ई। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट। सिमिलरली मैं बोलूंगा एफ क्यू माइनस जो रहेगा दैट विल बी माइनस क्यू इंटू ई। ओके, और मैं बोलूंगा जो दोनों का मैग्नीट्यूड रहेगा उसको ऐसे लिखेंगे एफ क्यू प्लस विल बी इक्वल टू एफ क्यू माइनस विल बी इक्वल टू वॉट, तो इट विल बी सिंपली क्यू इंटू ई। ये क्लियर है, इसको रिजल्ट 3 बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दीज आर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ओके, तो इसको मैं कुछ इस तरह से बोलूंगा ओके, ऊपर की तरफ क्या है प्लस क्यू और नीचे की तरफ क्या है माइनस क्यू। ओके, माइनस क्यू पे जो एक फोर्स एक्ट हो रहा है वो ये डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, और जो प्लस क्यू पे एक्ट हो रहा है वो ये डायरेक्शन में हो रहा है, मैं आपके डायरेक्शन के हिसाब से बता, तो ये इस तरह से। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर फोर्स ये डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और माइनस क्यू चार्ज पे ये डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या क्रिएट होगा। ओके, हम लोग बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, तो हम लोग बोलते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हिच इज सेपरेटेड बाय व्हाट सम फाइनाइट डिस्टेंस। ओके, तो ये जो पूरा इलेक्ट्रिक डायपोल है वो क्या होगा, इस तरह से रोटेट होगा। अबाउट विच एक्सिस, तो हम लोग बोलेंगे जो एक्सिस ये सेंटर में से पास हो रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वाइट स्क्रीन। ओके, यस, यानी ये जो एक्सिस है वो स्क्रीन के अंदर जा रही है इस तरह से एट दिस रेड पॉइंट। ये क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरह का क्या क्रिएट होगा, हम लोग बोलेंगे एक मोमेंट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, हम लोग बोलेंगे एक मोमेंट क्रिएट होगा। क्यों, तो दो अपोजिट क्या है, ओके, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे वो जो मोमेंट है, मोमेंट ऑफ फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क, एंड दैट टॉर्क विल बी इक्वल टू व्हाट, ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स। ओके, अब मैं सिर्फ इसका स्केलर फॉर्म लिख रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स ले लिया हम लोगों ने क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, इनटू ओके द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अब ये वाला जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और ये वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन तो यही है। ठीक है, तो इसके बीच में का, दोनों के बीच में का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कुछ ऐसे बनाऊंगा मैं, उसको मैं सॉलिड रेड लाइन से बना देता हूं लाइक दिस। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ओके, तो यहां पे हम लोग बोलेंगे एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया है, लेट अस से ये पॉइंट जो है इसको मैंने बोल दिया ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। ओके, तो कैन आई से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, ए सी, एंड ये ट्राइंगल में हम लोग बोलेंगे ये वाला जो एंगल है वो एंगल क्या है, थीटा। ओके, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो थीटा यानी क्या है, तो इट इज एंगल मेड बाय द डायपोल विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा डिफाइन करता हूँ तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इट विल बी अपोजिट ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट विल बी ए सी अपॉन ए बी, therefore can I say AC will be equal to what, AB sin थीटा। बट AB का वैल्यू क्या है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इट इज ट्वाइस L, तो AC will be equal to what, 2L sin थीटा। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा टॉर्क टाउ विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ क्यू प्लस। ओके, यहाँ पे वेक्टर साइन भी लगा देता हूँ मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ क्यू प्लस दैट इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट, क्यू इंटू ई इंटू 12 साइन थीटा। ओके, और अभी यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, therefore टॉर्क विल बी इक्वल टू व्हाट, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा Q इंटू 12 इंटू ई साइन थीटा। अब हम लोग बोलते हैं ये जो टर्म है Q इंटू 12 दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि सीईटी में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे क्वेश्चन आए हुए,
डायरेक्टली अगर नहीं भी आए होंगे, ओके, तो ऐसे ध्यान में रखो एप्लीकेशन ओरिएंटेड फॉर्म में आता है, ठीक है। यानी एक आधा जो मेन क्वेश्चन रहेगा उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट डायपोल मोमेंट का रहेगा, तो आपको वो आना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इट इज गिवन बाय क्यू इंटू 2L, ओके। तो यहाँ पे टाउ क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू इंटू 2L को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी लिख देते हैं इंटू ई इंटू साइन थीटा, ओके, ये क्लियर है। ओके, देयरफॉर वी से वेक्टर टाउ, ओके, या जो टाउ बार है, ओके, उसको वेक्टर टाउ भी बोलेंगे, दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, और जो मैग्नीट्यूड है उसका दैट इज गिवन बाय व्हाट, टाउ इज इक्वल टू व्हाट, पी साइन थीटा, ओके। ये क्लियर है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है, ठीक है। यस, अब हम लोग क्या बोलते हैं कि 11th के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट था, ओके, वो हम लोगों ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। इसमें आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस कौन से है। तो एक ई का फॉर्मूला है जो हम लोग अभी यूज करने वाले हैं 12th के लिए भी, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, इट इज क्यू अपॉन आर, ठीक है। यस, और ये जो दो फॉर्मूलेज है इसके ऊपर बहुत बार हम लोग बोलते हैं क्वेश्चंस आते हैं, ओके, तो इसको आप लोगों ने साइड में नोट करके रखना है, ओके। और ये हम लोग आगे भी अभी डेरिवेशन जो करेंगे उसमें हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। यस, तो अभी ये जो पार्ट है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक और छोटा सा कंसेप्ट है 11th का, ओके, वो मुझे डिस्कस करना है। हम लोग बोलते हैं कि लेट अस से कि मैं एक एरिया कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। ये एरिया जो है ये एक छोटा सा एरिया है जिसको मैं बोलूंगा डीएस, ठीक है। अब ये जो डीएस है, ओके, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर वेक्टर बनाते हैं लाइक दिस। तो डीएस जो प्लेन में लाई होता है वो प्लेन को ये वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। यस, और मैं ऐसा बोल रहा हूँ, फिलहाल तो मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिख देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी योर वेक्टर डीएस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एरिया वेक्टर, ओके। यस, अभी हम लोग ऐसे इमेजिन करते हैं कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड दो केसेस हैं, ओके। पहला केस ऐसा है, मैं बोलूँगा यहाँ पे मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ, ब्लैक कलर यूज करता हूँ। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सपोज इस तरह से है। ये आपका केस 1 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया डीएस में से आर पार हो रहा है। अब इसका ये डायग्राम एग्जैक्टली समझने के लिए मैं ऐसा बोलूंगा, कंसिडर करो कि ये जो टैब है, ये टैब क्या है आपका, दिस इज योर एरिया डीएस, ओके। डीएस जो है तो मैं वेक्टर डीएस कैसे बताऊंगा, वेक्टर डीएस इस तरह से होने वाला है लाइक दिस, ओके। तो हम लोग बोलेंगे इट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया डीएस, ओके। अब वेक्टर डीएस एग्जैक्टली है क्या, यानी एरिया वेक्टर क्या है, तो वो भी देखेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना। फिलहाल इतना समझ लो एरिया वेक्टर क्या है। तो हम लोग बोलेंगे एक छोटा सा जो हम लोग एरिया कंसीडर करते हैं उसको एक वेक्टर लिया हम लोगों ने विच इज परपेंडिकुलर टू इट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से आ रहा है, ओके, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ओके, डीएस, ये इस तरह से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से पास होने वाला है ये एरिया में से, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, आई होप अभी आपको आया समझ में। तो हम लोग बोलेंगे कि ये इस तरह से कुछ, ओके, एरिया है और उसमें से आर पार हो रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यस, और इसका एरिया वेक्टर भी जो है तो वो भी क्या है, हम लोग बोलेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या है, पैरेलल है, ओके। ये क्लियर है आप लोगों को। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं उसमें से, ओके, तो बार बार हम लोग उसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोलने वाले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, डी फाई ई, which is passing through the small area, okay, it will be given by what, formula vector E dot vector ds, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, ई डी एस कॉस थीटा, ओके। बट यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा वेक्टर ई है और वेक्टर डी एस जो है वो पैरेलल है, तो थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी 1। तो आपको आएगा ई इंटू डी एस, ओके, विल बी इक्वल टू वॉट, डी फाई, ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग बोलेंगे ई विल बी इक्वल टू वॉट, डी फाई अपॉन डी एस, ओके। यानी बेसिकली क्या है ये, तो हम लोग बोलते हैं
दिस इज कॉल्ड एज फ्लक्स डेंसिटी। तो हम लोग बोलेंगे द अमाउंट तो नहीं बोल सकते, ओके, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, पासिंग पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट फ्लक्स डेंसिटी विच इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, ओके, विल से इट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये क्लियर है? अब ऐसा केस कंसिडर करते हैं कि हम लोग बोल रहे हैं कि जो हमारा एरिया है, एरिया वेक्टर ds जो है वो हम लोगों ने इंक्लाइन बनाया है लाइक दिस, ओके, और ये हमारे क्या है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है या ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो उसमें से पास हुआ है। ये हो गया आपका वेक्टर ई। जो वेक्टर ds है मैं यहां से बनाता हूं, वेक्टर ds जो है वो कुछ इस तरह से लाइक दिस, रफ डायग्राम ही बना रहा हूं, आई होप आपको ये क्लियर है। ये हो गया आपका वेक्टर ds, ओके। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ओके, दिस वन, लेट अस से ये जो सेंटर से पास हो रही है लाइन, इसको मैं बोलूंगा दिस इज योर वेक्टर ई, ओके, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। ये क्लियर है? तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ई का एक कंपोनेंट लोगे अलोंग व्हाट, अलोंग ds। ये हमेशा ध्यान में रखना है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको फ्लक्स डेंसिटी डिफाइन करनी है, ओके, तो आपको कौन सा कंपोनेंट लेना है, तो वो कंपोनेंट लेना है जो हम लोग बोल रहे हैं दैट इज पासिंग थ्रू द एरिया बट इन अ नॉर्मल वे और अ परपेंडिकुलर वे। तो हम लोग ई का एक कंपोनेंट लेते हैं, चाहिए तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो जो ई का कंपोनेंट लेने वाला हूँ मैं, उसको मैं रेड इससे बता देता हूँ लाइक दिस। मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, और इसके अलोंग हम लोग बोल रहे हैं ये जो कंपोनेंट है तो वो क्या रहने वाला है, इट विल बी वेक्टर ई कॉस थीटा। तो वो लॉजिक से हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, डी फाई will be given as, okay, you can say vector e dot vector ds, or you can say e ds cos theta। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं e cos theta into ds। यानी यहाँ पे e cos theta क्या है, तो जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड, ओके, विच इज पैरेलल टू व्हाट, ds। ये क्लियर है आप लोगों को? विच इज पैरेलल टू व्हाट, ds। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, यस। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर जहाँ पे, ओके, हम लोग बोलते हैं कि जो ds और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं वी यूज दिस फॉर्मूला e cos थीटा इनटू ds, और यू कैन से e ds cos थीटा, ओके। एनीवे, यस, इतना ध्यान में रखना है आप लोगों ने कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है दैट विल बी डिफाइंड एज d phi अपॉन ds cos थीटा इन सच केस, ओके। और यही आपका क्या हो गया, फ्लक्स डेंसिटी। लेकिन कौन सा फ्लक्स डेंसिटी, विच इज पासिंग नॉर्मली, ओके, यानी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या जो कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विच आर पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया ds, ओके, तो वो फ्लक्स डेंसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, ओके। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बोलते हैं आपका जो 12th का कंसेप्ट है वो स्टार्ट होता है, ठीक है, यस। तो 12th के कंसेप्ट में हम लोग बोलेंगे, तो जो 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ओके, तो उसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको ध्यान में रखना है दैट इज ट्यूब ऑफ फोर्स, ओके। अब एग्जैक्टली ट्यूब ऑफ फोर्स क्या है, तो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिर हम लोग टेक्स्ट बुक में से रीड करेंगे। तो इमेजिन करो कि एक सर्कुलर सर्फेस है, ठीक है। अब ये जो सर्कुलर सर्फेस है इसके ऊपर हम लोगों ने यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ओके, या डेवलप किया हुआ है, ठीक है। हम लोग बोलेंगे कि जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो ये सरफेस में से क्या होगी, परपेंडिकुलर वे में बाहर की तरफ निकलेगी लाइक दिस। अब ये जितने भी लाइंस ऑफ फोर्स है तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ जो उसकी पेरीफेरी है, बाउंड्री है, वहां से ही दिखा रहा हूँ, ओके, यस। एक्चुअली जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो अंदर से भी निकलने वाली है लाइक दिस। लेकिन अगर मैंने वो लाइंस ऑफ फोर्स दिखा दी है तो ये डायग्राम आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, जंबल हो रहा है। आपको ये यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं कि ये हमारा सर्फेस है, लाइंस ऑफ फोर्स जो है, ओके, ये सर्फेस के ऊपर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो लाइंस ऑफ फोर्स हर पर्टिकुलर पॉइंट से क्या हो रही है, निकल रही है लाइक दिस। ये आप इमेजिन कर रहे हो, ओके। थ्रू आउट द सर्फेस हम लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, तो लाइंस ऑफ फोर्स हर एक पॉइंट से क्या होने वाली है, इमर्ज होने वाली है। लेकिन हम लोग सिर्फ वही पॉइंट, या हम लोग ऐसे बोलेंगे कि हम लोग सिर्फ वही पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं जो
मैं बोलूँगा बाउंड्री पे आता है। तो अगर मैंने सिर्फ वो पॉइंट्स कंसिडर किए तो लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे दिखेंगे मुझे, लाइक दिस। ये आपको आ रहा है समझ में? तो अगर उसको मैंने डायग्राम में दिखाया तो वो कैसे दिखेगा आपको, तो यही मैं सिमिलर टाइप का सरफेस बना रहा हूँ, ओके, जिसपे पॉजिटिव चार्ज क्या है हम लोगों ने थ्रू आउट द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे दिखाने वाले, तो सिर्फ वो लाइन्स ऑफ फोर्स दिखाने वाले जो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि जो पेरीफेरी है, बाउंड्री, उसमें से वो क्या हो रहा है, इमर्ज हो रही है। कैसे इमर्ज हो रही है, नॉर्मली, ओके, यस। तो ऐसे केस में अगर मैं बोलूंगा कि ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स पेरीफेरी से जो इमर्ज हो रही है वो आपको कैसे दिख रही है, इट इज कमिंग एज व्हाट, अ ट्यूब ऑफ फोर्स। ये आपको समझ में आ रहा है? ये जितने भी लाइन्स ऑफ फोर्स हैं इनको अगर मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज अ ट्यूब ऑफ फोर्स। और वो ट्यूब ऑफ फोर्स, ओके, ये डीएस एरिया में से क्या हो रही है, निकल रही है। ये भी जो एरिया दिखाया मैंने डीएस दिखाया, लेकिन ये जितने भी लाइंस थे उनको मैंने कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट किया तो एक सरफेस बन गया। और वो जो सरफेस है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो जो सरफेस है वो क्या दिख रहा है आपको, एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज ट्यूब ऑफ फोर्स। ये क्लियर है? तो आपके टेक्स्ट बुक में, ओके, दे हैव गिवन द कंसेप्ट ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्स। इसको कैसे देखेंगे हम लोग, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम small surface area of a positively charged conductor encloses a tube-like structure and it is called as tube of force. अब कंपलसरी नहीं है कि ये जो एरिया है वो सर्कुलर ही होना चाहिए, वो एरिया रैंडम शेप का भी हो सकता है, ओके, लाइक दिस। या इसको थोड़ा और मैं ऐसे बना देता हूँ, इट कैन बी ऑफ रैंडम शेप ऑल्सो। और इससे अगर मैं लाइन्स ऑफ फोर्स दिखा रहा हूँ इस तरह से बाहर निकलते हुए, तो वो पर्टिकुलर शेप की क्या होगी, एक ट्यूब फॉर्म होगी। ये आपको अभी आ रहा है समझ में, ओके। तो ऐसा नहीं कि ट्यूब ऑफ फोर्स के लिए जो एरिया है वो सर्कुलर ही होना चाहिए, ओके, तो ऐसे रैंडम शेप का, या फिर हम लोग बोलेंगे इट कैन बी रेक्टेंगुलर ऑल्सो, ओके। तो जैसा एरिया रहेगा वैसा हम लोग बोलेंगे, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, दैट विल बी द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्स। ये क्लियर है आप लोगों को, ओके। तो ये जो पार्ट है अभी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा टेक्स्ट बुक को रेफर करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है electric lines of force from small surface area of a positively charged conductor encloses a tube-like structure. It is called as tube of force. The tube of force possesses the same properties as those exhibited by lines of force. Okay, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज है सेम हम लोग बोलते हैं ट्यूब्स ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी। यानी बेसिकली हम लोग बोलेंगे इट विल, ओके, एमिट फ्रॉम व्हाट, तो पॉजिटिव सरफेस एंड इट विल एंड एट नेगेटिव सरफेस। ठीक है, यहाँ पे बस आपको इतना ध्यान में रखना है, the tube of force originating from a charge depends on the magnitude of charge and the permittivity of the medium surrounding the charge. Only one tube of induction starts from a unit positive charge. ये सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। Therefore, the number of tubes of induction starting from charge Q will be what? Okay, so it will be Q. ये ना अभी आपको, अभी इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ओके। लेकिन फिलहाल आपने बस इतना ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखो कि अगर चार्ज का वैल्यू हम लोग बोल रहे हैं, इफ इट इज अ यूनिट चार्ज, तो उसमें से कितना ट्यूब ऑफ फोर्स बाहर निकलेगा, दैट विल बी 1। तो अगर वो चार्ज का वैल्यू Q है, ओके, तो उसमें से कितने ट्यूब्स निकलेंगे, Q ट्यूब्स निकलेंगे। ये क्लियर है? तो द नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज Q इज इक्वल टू व्हाट, Q। ये भी फिलहाल ऐसे ही ध्यान में रखना है, मैं आपको ये समझाता हूँ ये कैसा है। The number of tubes of induction passing normally per unit area of sphere at a distance r from the charge Q in the medium of permittivity epsilon is given by, so it will be Q upon 4 pi r square. अब इसका मतलब क्या है, तो हम लोग बोलेंगे लेट अस से कि ये हमारा चार्ज Q है एंड इसके आजू बाजू एक इमेजिनरी स्पीयर बना हुआ है, और ये स्पीयर इस तरह से बनाया हम लोगों ने, ओके। ये कोई एग्जैक्ट शेप तो नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसको कंसिडर कर लो, दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्पीयर। इसके सेंटर पे हम लोगों ने प्लस Q चार्ज रखा हुआ। तो हम लोग बोलेंगे कि ओवरऑल इसमें से कितने ट्यूब्स निकलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे ये हो गया आपका फर्स्ट ट्यूब। ये जो फर्स्ट ट्यूब एरिया ले रहा है वो कौन सा रहने वाला है, इट विल बी ds। ऐसे हम लोग बोलेंगे n नंबर ऑफ ट्यूब्स निकलेंगे, लेकिन n के जगह पे हम लोग बोलेंगे n का वैल्यू कितना रहने वाला है, इट विल बी Q। Q नंबर ऑफ ट्यूब्स निकलेंगे, ओके।
वो क्यू नंबर ऑफ ट्यूब्स जो है वो क्या करेंगे, ये एरिया कवर करते जाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ पे जो ट्यूब ऑफ फोर्स है, तो हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है, पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है। ये जो ट्यूब ऑफ फोर्स है, तो इसका एरिया क्या हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं ओके, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ये जो डिस्टेंस है, ये क्या बोलने वाले हैं, हम लोग बोलेंगे इट विल बी आर। तो हम लोग यहाँ पे कैसे बोल रहे हैं, आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज क्यू इज व्हाट, क्यू। Hence, the number of tubes of induction passing normally per unit area of sphere at distance r from charge q in a medium of permittivity epsilon is given by, तो इसको हम लोग बोलेंगे q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अभी हम लोग बोलेंगे ये जो इमेजिनरी स्पीयर है, तो ये इमेजिनरी स्पीयर का रेडियस कितना है, r, तो उसका जो ओवरऑल टोटल सरफेस एरिया रहने वाला है, जिसमें से ट्यूब्स ऑफ फोर्स पास होने वाले हैं, ओके, कितने ट्यूब्स ऑफ फोर्स पास हो गए, q। और मैं बोलूंगा पर यूनिट एरिया, यानी जो अगर मैं पर यूनिट एरिया निकाल रहा हूं तो मुझे उसको टोटल एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट विल बी व्हाट, इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ओके, वील से नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन विच आर नॉर्मली पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द स्पीयर एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज क्यू। ओके, अब ऐसे केस में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ओके एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई किया और एप्सिलॉन से साथ में डिवाइड भी किया हुआ है। ओके, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ओके, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन। ओके, तो ये पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन पासिंग थ्रू अ स्पीयर पर यूनिट एरिया। ओके, दैट इज क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। इसको अगर रीअरेंज किया तो मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ओके, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन का दो सिंबल है, एक तो ऐसा है, या फिर आप ये वाला भी सिंबल यूज कर सकते हो। तो ये किसका फॉर्मूला है, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये बेसिकली किसका फॉर्मूला हो गया, हम लोग बोलेंगे दिस इज ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड का, द फील्ड विच इज डेवलप्ड बाय प्लस क्यू चार्ज, ओके, इनटू व्हाट, एप्सिलॉन। ये क्लियर है। तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ ओके ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन per unit area passing through the imaginary sphere of radius r is nothing but equal to E into epsilon। ठीक है, यस। अब हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मैं ये एरिया का ओके एक छोटा सा पार्ट ds ले लेता हूं, तो उसमें से कितने ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन पास हो गए, तो मैं ऐसा बोलूंगा, नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन passing through area ds, that is going to be what, हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन इंटू ई इंटू डी एस। ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, गिवन दैट कि जो इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहे हैं, अब जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगे तो हम लोग पॉइंट चार्ज से कैसे बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड्स निकलेंगे। अब वो अगर रेडियली आउटवर्ड्स निकल रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे जो ये आपका क्या है, ये जो अभी मैंने डॉटेड लाइन दिखाई हुई है ओके, और ये जो एरो दिखाया हुआ ये आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। और जो एरिया वेक्टर रहेगा ओके, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, तो जो एरिया वेक्टर रहेगा तो उसका भी डायरेक्शन क्या रहने वाला है, परपेंडिकुलर ही रहने वाला है। यानी यहाँ पे वेक्टर ई एंड वेक्टर डी एस दोनों में एंगल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ओके, ये क्लियर है। फिलहाल इसको मैं क्या बोल देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी रिजल्ट नंबर 1। ठीक है, यस। तो बेसिकली यहाँ पे आपको वही दिया हुआ है, बाय डेफिनेशन द नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया around a point in an uniform electric field is called as normal electric induction. Therefore, the normal electric induction over area ds will be what, epsilon e into ds। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एरिया ds। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। ओके, अब हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, अगर मेरे को ओवरऑल टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन निकालना है ओके, यस, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे बोलेंगे, the total normal electric induction is defined as total number of tubes of induction passing normally through a given surface, okay, and that will be given by what, तो हम लोग बोलेंगे this is going to be
साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एप्सिलॉन ई इंटू डी एस। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है? तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओके विल बी गिवन बाय साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एप्सिलॉन ई इंटू डी एस। ठीक है, ये क्लियर है। अब ये साइक्लिक इंटीग्रल क्यों ले रहे हैं? तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो एरिया है, ओवरऑल एरिया, वो एनक्लोज्ड होने वाला है। ठीक है, आगे जो गॉसियन सरफेस का कंसेप्ट देखने वाले हैं उसमें भी हम लोग एनक्लोज्ड एरिया लेते हैं। ओके, यस, ये क्लियर है आप लोगों को? तो इसलिए यहाँ पे साइक्लिक इंटीग्रल लिया हुआ। नॉर्मल इंटीग्रेशन से भी हम लोगों ने आगे सॉल्व किया, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या लिया हुआ है? साइक्लिक इंटीग्रल। ये क्लियर है? ओके, यस, सो दिस इज साइक्लिक इंटीग्रल एप्सिलॉन ई इंटू डी एस। अब ये कौन से केस में है? तो हम लोग बोलते हैं जहाँ पे वेक्टर डी एस एंड वेक्टर ई, ये जो दोनों वेक्टर हैं ओके वो एक दूसरे को पैरेलल है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि उनके बीच में एंगल थीटा है, इसका मतलब क्या है? तो इमेजिन करो, यहाँ पे बना देता हूँ, ये हमारा डी एस है। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये हमारा डीएस है। डीएस को जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो कुछ इस तरह से है, यानी वो उसका एरिया वेक्टर होगा। लेकिन जो हम लोग बोल रहे हैं लाइंस ऑफ फोर्स है वो इस तरह से बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इनके बीच में एंगल क्या है? थीटा है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि ई डीएस के साथ एक और कंपोनेंट आ जाएगा। तो मैं ऐसा बोलूंगा, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन ई डीएस कॉस ऑफ थीटा। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, okay, total normal electric induction is cyclic integral of epsilon e ds cos theta, which can be written as, okay, cyclic integral of epsilon e ds cos theta is nothing but vector e dot vector ds। तो ये रिजल्ट आप लोगों ने नोट कर लेना है, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। तो बेसिकली टेक्स्ट बुक में जैसे सेकंड केस के लिए उन्होंने क्या दिया हुआ है? टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर क्लोज सरफेस इज व्हाट? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एप्सिलॉन ई कॉस थीटा ds। ठीक है, हम लोगों ने उसको ही एक स्टेप आगे जाके क्या लिखा है? तो जो ई डी एस कॉस थीटा है उसको लिखा है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ठीक है, तो ये भी जो एक फॉर्म है ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ओके, एग्जाम में सीईटी में आपको इस तरह से आ सकता है एक आधा क्वेश्चन, तो इसमें फिर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है। ओके, यस, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? आज स्टॉप करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? गॉस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। ओके, गॉस थ्योरम के रिलेटेड जितने भी और डेरिवेशन है, ओके, यानी हम लोग बोलते हैं कि गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो वो एप्लीकेशंस कौन से हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, उसके बाद फिर हम लोग बोलेंगे एट अ पॉइंट आउटसाइड एन इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर। तो ये जितने भी आगे के डेरिवेशंस हैं वो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, काफी ईजी है और हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो अगले लेक्चर में क्या करें? कंप्लीट करें। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके।